नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन हम इस एक छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे। करंट की क्लास में मैंने ये बोला था कि आज हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मैंने वो चीज़ बोली। फिर मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से, यानी 2 दिन का तो गैप हो ही गया आपकी क्लास में, और फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी रिवीजन आपको बेहतर तरीके से कराना है। तो मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री की 4 क्लासेस और बची हैं, तो मैंने सोचा कि चलो क्लास ले ही लेते हैं, आज आपकी क्लास का गैप ना हो, इसलिए फिर मैं क्लास लेके आ गया। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बेहतर तरीके से रिवीजन कराने में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बेहतर तरीके से मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा हूँ। भविष्य में आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उनकी भी प्रैक्टिस उस एग्ज़ाम के हिसाब से, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से आपको करा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी और पॉलिटी के नोट्स पे काम चल रहा है, जिन्हें मैं खुद अपने हाथों से डिज़ाइन कर रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से, तो उनमें थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, हिस्ट्री की क्लास तो अभी आपकी 4 क्लासेस और हैं, तो मैक्स 5 से 6 दिन में हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक दिन बाद हिस्ट्री की क्लास इसलिए रखता हूँ ताकि एक दिन आप मुझसे रिवीजन करें और फिर मैं पीडीएफ देता हूँ, अगले दिन उससे पीडीएफ से ज़रूर पढ़ें, और जब क्लास लें तो उससे पहले पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करके ज़रूर आएं। ठीक है, तो वो जो नोट्स हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ पॉलिटी और ज्योग्राफी के, उन्हें मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी कराऊंगा और पॉलिटी भी बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा। एक बार वो ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं भी किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी सीजीएल लेवल तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप सब, वनडे एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल हुआ, बैंक हुआ, उसके लिए आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिहार में ये मेरा दावा है कि उस क्लास को करने के बाद, उस क्लास से रिवीजन करने के बाद आपका एक क्वेश्चन कहीं आउट नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी ज्योग्राफी और पॉलिटी की और हिस्ट्री की क्लास से होने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री तो आपकी एक तरफ से ख़त्म होने की कगार पे है, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो आज आपका जो ये 3 मिनट का मैंने महत्वपूर्ण समय लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। ठीक है, तो आज है हमारा गोलमेज सम्मेलनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि यह पहला मौका था जब सभी भारतीय नेता अंग्रेजों के समानांतर बैठे थे। ठीक है, ये एक पहला मौका था जब सभी भारतीय जो नेता हैं वो अंग्रेजों के समानांतर बैठे थे। और इस सब का उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना, गांधी की 11 सूत्री मांग पर चर्चा करना और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग पर चर्चा करना, जो सिर्फ मुस्लिमों की ही मांग थी, और नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा। जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें हमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो बिंदु थे, उन पे चर्चा करनी थी। एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे, एक गांधी जी के 11 सूत्री मांग पे, और एक जिन्ना की सॉरी, ये बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता रहेगा, तब ये सही नहीं है तो मैनेज करना, एक जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग पे। ठीक है, अब एक नेहरू रिपोर्ट पर भी चर्चा करने की इसमें उद्देश्य थे महत्वपूर्ण। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, इसमें क्या था? इसका जो आयोजन है वो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था, और ये 22 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये आपका चला था। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि इसकी जो अध्यक्षता है
वो किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की और ये ब्रिटेन के पीएम थे उस समय के। ठीक है, तो आयोजन पूछ ले तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन है। आपसे पूछे कि ये कब से कब तक हुआ था तो आप बोलेंगे कि भैया 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये हुआ था। फिर आगे आपसे पूछ सकता है, मैं आपसे पूछूं कि अध्यक्षता किसने की, आप बोलेंगे भैया रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये ब्रिटेन के पीएम थे उस समय। क्लियर। फिर बात करते हैं इसका जो उद्घाटन है वो जॉर्ज पंचम ने किया था, जो उस समय ब्रिटिश सम्राट थे, यानी ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये कब से कब तक, ये भी हमें याद रखना है। तो ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, तो फिर अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि कुल सदस्य इसमें, टोटल सदस्य इसमें 89 थे, जिसमें भारत से तो 57 थे, राजा 16 थे और ब्रिटिश के भी 16 थे। इसमें भारतीय जो थे वो 57 थे, जिसमें राजा 16 थे और ब्रिटिश भी 16 थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या कांग्रेस ने भाग लिया या नहीं। तो यार आप कहेंगे भैया इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं। या पूछ सकता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये प्रश्न भी हम आगे कवर करने वाले हैं। क्लियर। अगली स्लाइड है। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम लीग है उसकी तरफ से जिन्ना व आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और दलितों की तरफ से बी आर अम्बेडकर ने दलितों की तरफ से बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया और ये दलितों का पृथक निर्वाचन करना चाहते थे। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का इन्हें कराना था, तो दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन की मांग बी आर अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की। अब इसमें बात करते हैं हिंदू महासभा की तरफ से एम आर जयकर और डॉक्टर मुंजे ने भाग लिया। आंग्ल भारतीयों की तरफ से के टी पॉल ने भाग लिया था और उदारवादी जो नेता थे उसमें तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया। उदारवादी नेताओं में किसने भाग लिया? तेज बहादुर सप्रू ने। अच्छा, जो रियासतों की मांग है वो सहभागिता और प्रतिनिधित्व की मांग थी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष, तो इसका निष्कर्ष निकला केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, और अखिल भारतीय संघ का निर्माण। केंद्र में द्वैध शासन लागू और अखिल भारतीय संघ का निर्माण करा जाए। ठीक है, इसके बाद गांधी जी जेल से रिहा हो गए थे। इस समय गांधी जी जेल में थे, क्योंकि गांधी जी जेल में थे, तो इसके बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। क्लियर। फिर होता है इन दोनों गांधी इरविन समझौता। जब गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और गांधी जी ने जो, यानी या कांग्रेस ने बोल लो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो इन्हें रिहा किया गया और गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि इस बैठक के लिए गांधी जी को मनाया गया। ठीक है, मनाया किसने? एम आर जयकर व तेज बहादुर सप्रू ने इस बैठक के लिए गांधी जी को मनाया। ठीक है, तो ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। वहीं इसका अन्य नाम क्या है? तो है दिल्ली समझौता। जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और इसका अन्य नाम है आपका, वो है दिल्ली समझौता। तो ये भी आपको याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता का अन्य नाम क्या है? दिल्ली समझौता। और ये हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था, एक सेकंड, ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्लियर। जब ये समझौता हुआ तो वहाँ पे सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और इसमें यह तय हुआ कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया गांधी इरविन समझौता के तहत, और इसमें यह भी तय कर दिया गया कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। ठीक है,
फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि गांधी इरविन समझौते पर सरोजिनी नायडू का कथन था, यह दो महात्माओं का मिलन है। यानी उन्होंने इरविन को भी महात्मा कहा और गांधी जी को भी महात्मा कहते हुए संबोधित किया। तो गांधी इरविन समझौते पर सरोजिनी नायडू का कथन है कि यह दो महात्माओं का मिलन है। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को स्वांतना पुरस्कार किसने कहा? ये कहा एलन कैंपबेल ने। महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को स्वांतना पुरस्कार किसने कहा? तो ये एलन कैंपबेल ने कहा। ठीक है, याद रखना। एक बार फिर से दोहराओ कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को स्वांतना पुरस्कार किसने कहा? तो आप बोलेंगे कि भैया एलन कैंपबेल ने स्वांतना पुरस्कार कहा। ठीक है, अब बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब आपसे पूछते हैं कि इसका स्थान ये हुआ कहाँ था? तो ये सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ ये भी। ठीक है, इसका समय क्या था, यानी कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931 को शुरुआत हुई थी इसकी और 1 दिसंबर 1931 को इसका अंत हुआ था। यानी यह 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, अच्छा, अब महत्वपूर्ण है कि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें यह तय हो गया था कि असहयोग आंदोलन को तो स्थगित कर दो और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दो और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। तो गांधी जी इसमें शामिल हुए। अच्छा, इनका एक ये पूछ लेता है कि गांधी जी किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना जो जहाज है उससे गांधी जी लंदन गए थे। और किस जहाज से वापस आए? तो बेसान टियाना एक जहाज था जिससे गांधी जी वापस आए थे। तो गांधी जी गए किससे थे? SS राजपुताना से। और वापस किससे आए थे? बेसान टियाना एक जहाज है उससे गांधी जी वापस आए थे। तो ये भी आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया, मुस्लिम लीग से मोहम्मद इकबाल और जिन्ना गए। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया, मुस्लिम लीग से मोहम्मद इकबाल और जिन्ना गए। वहीं आपसे पूछे दलितों की तरफ से VR अम्बेडकर जी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, उदारवादी जो थे उनकी तरफ से तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि। प्रथम में केवल तेज बहादुर सप्रू गए थे उदारवादियों की तरफ से, लेकिन इसमें तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि भी गए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक महिला ने भी भाग लिया, तो वो महिला थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लिया और एक व्यापारी ने भी इसमें भाग लिया था, GD बिड़ला ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक महिला ने भाग लिया, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रश्न आपसे बन सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय महिला ने भाग लिया? तो आप बोलेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था और एक व्यापारी GD बिड़ला ने भाग लिया था। हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की तरफ से किसने भाग लिया? तो वो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिया। ठीक है, आगे इसमें क्या चर्चाएं हुई कि पृथक निर्वाचन दलितों के लिए होना चाहिए। गांधी नाराज होकर वापस लौट आए। जब अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग उठाई तो इससे नाराज होके गांधी जी वापस लौट आए। जब गांधी जी वापस कब लौटे? तो वो आपके 1 दिसंबर को गांधी जी वापस लौट आए। और गांधी जी ने एक कथन कहा, महात्मा गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो काफी बार पूछा जा चुका है। मैं खाली हाथ भारत जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। महात्मा गांधी ने वापस लौटने के बाद कथन कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से में गांधी जी किस चीज़ से नाराज होकर आए?
तो जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी दलितों के लिए अंबेडकर जी द्वारा, उससे नाराज होकर वापस चले आए। भारत में आके इन्होंने एक कथन कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। क्लियर। अगला है महात्मा गांधी। एक सेकंड। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं है। किसने कहा? ये कथन है अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी ने कहा महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं है। तो ये अंबेडकर जी का कथन है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कौन उर्दू कवि शामिल हुआ? तो मोहम्मद इकबाल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये एकमात्र थे उर्दू कवि जो उसमें शामिल हुए थे। अब आपसे ये भी डेट पूछ लेता है एग्जैक्ट कि गांधी जी लंदन से भारत रवाना हुए 1 दिसंबर 1931 को, और ये भारत कब पहुंचे? 28 दिसंबर 1931 को। 27 दिनों के बाद गांधी जी भारत पहुंचे। इन्होंने आके फिर यहाँ क्या किया कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 3 जनवरी 1932 को। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। आपसे कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 3 जनवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन शुरू करने के बाद गांधी जी को, जब गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांधी जी को गिरफ्तार करके 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इन्हें यरबदा जेल में भेज दिया। तो जब गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार किया और पूना के यरबदा जेल में इन्हें भेज दिया। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बाद? तो उसके अगले ही दिन 4 जनवरी 1932 को इन्हें गिरफ्तार किया गया और पूना के यरबदा जेल में भेज दिया गया। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम। इसी में एक महत्वपूर्ण आता है सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट ये कब आया? तो ये आपका 1932 में आया। सांप्रदायिक पंचाट कब आया? ये आपका 1932 में आया। अच्छा, अंग्रेजों ने लोथियम समिति बनाई तथा इसी की अनुशंसा पर सांप्रदायिक पंचाट लागू किया गया। लोथियम समिति बनाई थी जो अंग्रेजों ने, उसी की अनुशंसा पे सांप्रदायिक पंचाट लागू किया गया। अच्छा, इसी में दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ये जो सांप्रदायिक पंचाट आया इसमें दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? तो ये 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। पूना के यरबदा जेल में गांधी जी ने कहा 30 दिन में फैसला वापस लो, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूंगा। ये 19 अगस्त 1932 को गांधी जी ने कहा था। इसको याद रखना कि पूना के यरबदा जेल में गांधी जी ने कहा 30 दिन में फैसला वापस लो। जो सांप्रदायिक पंचायत आया था जिसमें दलितों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, ये फैसला 30 दिन में वापस लो, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और यह गांधी जी ने 19 अगस्त 1932 को घोषणा की। अंग्रेजों ने इसे वापस नहीं लिया। जब अंग्रेजों ने वापस नहीं लिया तो नाराज होकर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया और ये 20 सितंबर 1932 को इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की जेल में ही। फिर एक होता है पूना समझौता। ये गांधी व अंबेडकर के बीच में हुआ और कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? तो गांधी जी व अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ और ये हुआ कब था? 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्लियर। आगे। अच्छा, अब बात आती है पूना समझौते की। तो इसमें क्या क्या हुआ था हम उस पर चर्चा करते हैं। एक सेकंड। पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पूना समझौता पे गांधी जी की तरफ से किसने सिग्नेचर किए?
तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, जो दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 होती थी पहले, उसे बढ़ाकर 147 कर दी गई और ये समझौता दोनों के बीच हो गया। इसके बाद ये पूना समझौते के बाद इसके बाद गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। यानी ये पूना समझौता होता है, ये सब बातें होती हैं, ये डिसाइड होने के बाद गांधी जी जो सक्रिय राजनीति है उससे संन्यास ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो याद रखना है, दलितों को हरिजन किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। दलितों को हरिजन किसने कहा आपसे पूछे तो हरिजन कहा गांधी जी ने दलितों को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना ये भी गांधी जी ने की। ठीक है, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी गांधी जी ने की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिरला थे। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि दलितों को हरिजन किसने कहा सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने कहा हरिजन दलितों को सबसे पहले। और आपसे पूछे अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना तो ये भी आपकी गांधी जी ने की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना ये भी आपकी गांधी जी ने की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी गांधी जी ने की थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जीडी बिड़ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था हरिजन सेवक संघ का। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, और आज का ये लास्ट गोलमेज सम्मेलन है। अब बात करते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलो। अच्छा, ये स्थान ये भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 17 नवंबर 1932 को शुरू होता है और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त होता है। ठीक है, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और एक महत्वपूर्ण कि कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग नहीं लिया। तो आपसे पूछे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया, तो आपका जवाब होगा कि सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, ना तो पहले में लिया और ना तीसरे में लिया। अच्छा, मुस्लिम लीग के इकबाल मोहम्मद गए थे जो उर्दू कवि थे, इन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाके भाग लिया था। और दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने भी भाग लिया था। ठीक है, उदारवादी वही तेज बहादुर सप्रू गए। ठीक है, तीसरे में फिर ही अकेले गए, पहले में भी अकेले गए थे और दूसरे में इनके साथ एक व्यक्ति और गए थे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आज का लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो ये आपके अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। देखो अभी मैंने बताया था, ये नोट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रश्न यहाँ से आपसे बनते हैं कि तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो मात्र दो ऐसे व्यक्ति थे, सिर्फ दो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। एक आपके अंबेडकर थे और एक तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो हमें जवाब देना होगा कि अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अच्छा, अब यहाँ कहे कि अंग्रेजों ने श्वेत पत्र जारी किया, लॉर्ड लिनलिथगो समिति ने भारत का संवैधानिक प्रारूप बनाया। जो अंग्रेजों ने श्वेत पत्र जारी किया, उसमें लॉर्ड लिनलिथगो समिति ने भारत का संवैधानिक प्रारूप बनाया। ठीक है, और इसी के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो इसी के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसे लागू किया गया। अच्छा, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। और भारत के राज्य सचिव सैमुअल हरे थे। ठीक है, भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन और भारत के राज्य सचिव सैमुअल हरे थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि तीनों गोलमेज सम्मेलन आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं। इन्हें यहाँ से कवर करने के बाद आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो बेहतर तरीके से इस क्लास को आप
ज्वाइन करें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई है तो। और मेरे द्वारा कराया गया रिवीजन, दिया गया कंटेंट अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो एक कमेंट प्यारी सी ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ये एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे और भी बेहतर तरीके से क्लासेस में लाता रहूँगा। आप लोगों का प्यार अगर मुझ पे बना रहेगा तो मैं और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराता रहूँगा, ठीक है। और आपसे एक ही विनती है कि आज की जो टारगेट है वो ही हमारा छोटा सा एक 50 लाइक का है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर पूरा कराएं और आगे आपको किस सब्जेक्ट पे कैसे पकड़ चाहिए वो भी बताएं। और मैं आपको बता दूं, बिहार स्पेशल के बहुत जल्दी मैं क्लास लाने वाला हूं और वो 2 से 3 क्लास में पूरा बिहार स्पेशल बढ़िया तरीके से कवर कराया जाएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।